Hello everyone, my name is Tushar Rada and I am from Triple IT Sri City and I'm a second year undergraduate student. तो हमने पिछले दो लेक्चर्स में अपना चैप्टर नंबर 12 केमिस्ट्री का स्टार्ट कर दिया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैंने बताया भी था कि ये चैप्टर अपने जेई और एमपी बोर्ड यानी जो भी एग्जाम देते हैं आप, उसके पर्सपेक्टिव में आपका पूरा ऑर्गेनिक का बेस बनाता है ये। तो ये चैप्टर अच्छा था और हमने इसके ऑलमोस्ट आधे क्वेश्चंस कर लिए थे इस एग्जाम्पलर पार्ट के। तो मुझे जहां तक याद है हमने 37 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। तो चलिए बिना किसी देरी लगाए 38 क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ क्वेश्चंस अपने तरफ से भी सॉल्व किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस कार्बोकेटायंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू मिथाइल ब्यूटेन। ओके, अरेंज दिस कार्बोकेटायंस इन ऑर्डर ऑफ असेंड इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। ओके, तो हमें मिथाइल ब्यूटेन जो होता है हमारा कंपाउंड, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने हैं। ओके, और इंक्रीजिंग ऑर्डर की जो जितना देखिए, अब आपको जैसी अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनकी कुछ स्टेबिलिटी में भी अंतर आएगा, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। ओके, तो चलिए बनाते हैं मिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो देखते हैं। तो मैं पहला वाला बना लेता। जैसे एक सिंपल वाला है तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और उसने 2 मिथाइल बोला है तो 2 नंबर पे यहाँ पे CH3 लगा देंगे और ब्यूटेन है। ओके, तो कार्बोकेटायन बनाना है तो यहाँ पहले पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, तो ये हमारा किस टाइप से, ये 1 डिग्री है। ओके, ये हो गया 1 डिग्री। अभी मैं आपको समझा रहा, ठीक है। ये वाला जो कार्बोकेटायन है, ये देखिए कार्बोकेटायन, इसके बारे में बात करें हम। कार्बोकेटायन, ओके, तो ये वाला कार्बोकेटायन 1 डिग्री है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो हम यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री यानी कार्बन के कितने कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है उससे देखेंगे। ओके, तो ये हमारा पहला कंपाउंड हो गया। अगर इसी की तरह हम सेकंड वाला भी बना सकते हैं, अपन कैसे ही बना सकते हैं, CH से बस पोजीशन को चेंज कर दीजिए। सेकंड नंबर पर हमारा मिथाइल रहेगा, बस आपको कार्बन पॉजिटिव कार्बोकेटाइन की पोजीशन चेंज करनी है। बस इतना ही करना है आपने। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगी तो इधर एक कार्बन है इधर एक कार्बन है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, तो वैसे ही हम थर्ड वाला भी बना लेते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे 4 टाइप के बनेंगे। तो पहले थर्ड वाला बनाते हैं। CH2 CH3, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH, क्योंकि 2 पे मिथाइल तो ये तो फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे अब ये देखिए, ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। ठीक है, और एक प्रोडक्ट बन सकता है। कैसा बन सकता है, C, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। और यहाँ पे तो हमारा वही था, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप बोलोगे आपने सबके तो बना लिए, ठीक है, तो ये वाला कौन सा है, ये तो 1 डिग्री रहा। ठीक है, 1 डिग्री। अब आपने बोलोगे कि आपने सब टाइप के तो बना लिए पर आपने ये वाला कार्बन तो छोड़ दिया। देखिए मैं ये भी बना देता हूँ, आपका यानी कि जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आप CH3 को ऐसे लिखते हैं, C को ऐसे लिखते हैं, CH2 ऐसे लिखते हैं और CH3 ऐसे लिखते हैं। ओके, और अगर आप यहाँ CH2 पे, ठीक है, यहाँ CH2 CH सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव बनाते हैं, तो देखिए ये वाला जो है और ये वाला जो है सेम ही तो है। आप ऐसे ऐसे चल जाइए या फिर आप ऐसे चल जाइए, 2 डिग्री यहाँ पे भी आएगा। अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो 2 डिग्री यहाँ रहा है, आप ऐसे जा रहे हैं तो 2 डिग्री यहाँ रहा है। तो ये दोनों जो हमारे आइडेंटिकल है। ओके, तो हमको डिफरेंट चाहिए ना, आइडेंटिकल। तो देखिए आप पहले स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहला वाला 1 डिग्री था, दूसरा वाला 2 डिग्री था, तीसरा वाला 3 डिग्री था। अब देखिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है, देखिए पॉजिटिव चार्ज बोला तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, डिफिशियंसी आ गई। तो वी नीड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन का वो होगा हमारा, यानी कि स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसके पास ज्यादा होंगे वो होगा। तो 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री होती है, फिर 1 डिग्री की होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मेरे को कैसा लग रहा है, जो पहला वाला तो वो तो सबसे कम हो जाएगा क्योंकि 1 डिग्री है, और फोर्थ वाला भी क्योंकि वो भी तो वैसे ही है। सेकंड वाले का ठीक है, और थर्ड वाले का तो 3 डिग्री था, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज बिकॉज ये हम देख रहे हैं प्लस आई इफेक्ट। ओके, प्लस आई इफेक्ट से देख रहे हैं। ठीक है, और आपको पता ही होगा प्लस आई इफेक्ट, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बोकेटाइन है, यानी कि अगर देखिए जैसे फोर्थ और फर्स्ट में कार्बोकेटाइन की डिग्री 1 डिग्री थी, लेकिन जब आप देखेंगे जो CH3 ग्रुप है, ओके, तो वो जितना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे होता है उतना ज्यादा उसका प्लस आई इफेक्ट कम आता है। ओके, तो ये सारे आपको पता होंगे मेथड्स हाउ टू कैलकुलेट प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको आंसर बता रहा। आपको बस फर्स्ट एंड फोर्थ में चेक करना है, सेकंड और थर्ड और फर्स्ट में तो आपको इजीली पता चल गया कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के बारे में। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में 39 पढ़ते हैं। ओके, तो कुछ पैरा सा दिया है, बहुत बड़ा दिया है, देख लेते हैं। Three students, Manish, Ramesh, and Rajni, were determining the extra elements present in an organic compound given by their teacher. Okay. They prepared the Lasagne extract. Okay, आपने पता होगा Lasagne extract क्या होता है। जो Lasagne टेस्ट होता है उससे जो कंपाउंड निकलता है वही वाला होता है। ओके, इंडिपेंडेंट बाय द फ्यूजन ऑफ कंपाउंड विथ सोडियम मेटल। ओके, देन दे एडेड सोडियम FeSO4 एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द पार्ट ऑफ Lasagne extract। ओके, तो लसाग्ने एक्सट्रैक्ट में जो अपने को टेस्ट करे उससे जो एक्सट्रैक्ट निकला उसमें उनने FeSO4 डाला और साथ ही साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला। ओके, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। मनीष एंड रजनी ऑब्टेन्ड अ प्रुशियन ब्लू कलर बट रमेश गॉट अ रेड कलर। ओके, मनीष और रजनी को तो एक प्रुशियन ब्लू कलर मिला बट रमेश को एक रेड कलर मिला। ओके, तो देखिए ये सारी ना ऑर्गेनिक रिएक्शंस है। Ramesh repeated the test with the lasagna extract but again got red color only. They were surprised and went to their teacher and told him about the observation. Teacher asked them to think okay उसने ओके ओके चलिए हम समझ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए 2 मिनट। हाँ, तो जो लसाग्ने टेस्ट होता है वो आपको पता है क्या है। लसाग्ने टेस्ट बेसिकली होता है हमारा वो नाइट्रोजन का टेस्ट होता है। ओके, द लसाग्नेस टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। ओके, ये नाइट्रोजन के लिए होता है, आपको याद होगा। इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, और वो क्या बनाता है देखिए, जब आप नाइट्रोजन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए लसाग्ने टेस्ट करते हैं तब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, वो हमारा प्रूशियन ब्लू कलर का होता है। प्रूशियन ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड। अभी आपको मैं एक रिएक्शन लिखाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ आएगा क्यों। ड्यू टू ये रिएक्शन देख लीजिए आप। ओके, चलिए मैं आपको रिएक्शन लिखाता हूँ बेसिकली होता क्या है। जब आप NaCN में देखिए साइनाइड जो रहता है NaCN में आप FeSO4 डालोगे FeSO4 तब आपको क्या मिलता है पता है। तब आपको मिलता है, एक तो आपको समझ गया होगा Na2SO4 तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ एक कंपाउंड मिलता है Na4FeCN6। ठीक है, तो ये जो NaFeCN6 होता है ना, फेरोफेरासाइनाइड। ओके, ये वाला कंपाउंड क्या कहते हैं इसे हम, फेरो सॉरी फेरी आएगा यहाँ पे, फेरी फेरोसाइनाइड। ओके, तो ये जो कंपाउंड होता है ये मदद करता है उसकी टू ऑब्टेन प्रूशियन ब्लू कलर। प्रूशियन ब्लू कलर। तो इस रिएक्शन की वजह से जब आप लसाग्ने टेस्ट में FeSO4 डाइल्यूट सॉरी सॉलिड FeSO4 डालते हैं विद डाइल्यूट H2SO4 तो आपको प्रूशियन ब्लू कलर मिलता है। ओके, और एक जो दूसरी रिएक्शन बोला उसने, जब उसने सेम उस कंपाउंड को जो एक्सट्रैक्ट मिला उसको, ये देखिए ये एक्सट्रैक्ट आ गया हमारे पास, ये एक्सट्रैक्ट आ गया। ओके, तो जब एक्सट्रैक्ट हो गया इसके ऊपर फिर से उसने FeSO4 डाला तब उसके पास कुछ और रिएक्शन आ रही है। वो क्या आ रही है, ये देखिए ऐसा आ रहा है Na4 सॉरी FeCN6। ठीक है, ये जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आया और इसके ऊपर उसने फिर FeSO4 डाला। ओके, तो इसमें जब उसने FeSO4 फिर से डाला और यहाँ पे उसने थोड़ा बैलेंसिंग के लिए Fe2SO4 होल थ्राइस आएगा। ठीक है, और यहाँ 3NO4 आएगा, तब उसकी रिएक्शन जो आएगी, ये मैंने सब नोट करके रखा है रिएक्शंस। ओके, थोड़ी सी मुझे भी याद नहीं थी। Fe4 FeCN6 होल थ्राइस प्लस वही अपना Na2SO4 आएगा, और ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 लगाते हैं। ठीक सॉरी। ठीक है, तो देखिए जो ये वाली रिएक्शन थी, ये वाली रिएक्शन थी, इसमें हमको प्रूशियन ब्लू कलर नहीं मिलता है, इसमें हमको रेड कलर मिलता है। ओके, ऐसा क्यों होता है देखिए। हाँ, जैसे कि आप ये वाला देखेंगे, कौन सा एग्जांपल, हाँ ये वाला, इसमें जो कंपाउंड है और इसमें जो कंपाउंड है वो अलग है। यहाँ Fe की कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट है और वहां पे Fe की कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, तो आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से आपको ये कलर डिफरेंस मिला। ऐसा क्यों, तो देखिए जो कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन और सल्फर जो दोनों हमें होते हैं, तो जो सोडियम मेटल होता है वो थोड़ा एक्सेस में डाला जाता है लसाग्ने टेस्ट में। तो सोडियम थायोसाइनेट जो होता है, कौन सा, सोडियम थायोसाइनाइड, ये बेसिकली होता है, साइनाइड नहीं होता सॉरी, साइनेट होता है। ओके, जो सोडियम थायोसाइनेट होता है NaCN एंड S। ठीक है, तो इट्स फॉर्म्ड विच गिव्स
रेड कलर। ओके, तो रेड कलर इसकी वजह से आता है। और अब आप बोलेंगे कि Fe तो दोनों कंपाउंड बनाया, लेकिन इसमें Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो Fe+3 होती है यहाँ पे। ओके, ठीक है। और वो बेसिकली अगर हम इसे ऐसे रिएक्शन को डिकम्पोज करना चाहे तो आपको कैसे समझ आएगा, देखिए। अगर आपके पास, देखिए यहाँ लिखा भी है ना, जैसे इनने लिखा था, हाँ, रमेश रिपीटेड द टेस्ट विद द सेम लसाग्ने एक्सिड बट अगेन गॉट रेड कलर, दे वर सरप्राइज। ओके, तो ये वाली बात है। तो इसमें उनने क्या करा कि, हाँ, तो एक बार उसको प्रेशन ब्लू कलर मिला था और एक बार ये अपना रेड कलर मिला था, तो एक्सट्रैक्ट के साथ पिक करा है। तो देखिए उसमें बेसिकली जो होता है NaCN, सोडियम थायोसाइनाइड जो होता है, वो रिएक्ट करके डिकम्पोज हो जाता है। तो कैसे होता है, ये सोडियम के साथ फिर से रिएक्ट करेगा, क्योंकि सोडियम तो हमारा एक्सेस में है ना। तो फिर ये NaCN बनाता है, डिकम्पोज करना है हमें NaCNS को, ठीक है, प्लस Na2S, ये गैस निकलती है, ठीक है। फिर हम फिर से करेंगे, NaCNS करेंगे, प्लस FeCl3 के साथ। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता रहा मैं आपको, जिससे आपको रेड कलर की फॉर्मेशन का पता चलेगा, CnS3। ये बहुत फेमस कंपाउंड भी है, जिसे हम ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, 3 टाइम्स NaCl बना। ये मैं ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन बता रही है, ठीक है। तो ये फेरिक साइनाइड, देखिए पूरा थ्योरी पार्ट है ये ऑर्गेनिक का, सॉरी टू से, बट इसमें आपको लॉजिक के साथ साथ आपको थ्योरी अच्छे से आती होगी, तब आप बता सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और आपको सारे कंपाउंड की रिएक्शन लिखते आना चाहिए, तो आपको और इजी पड़ेगा। ओके, ब्लड रेड इन कलर, तो ये और इस तरीके से रिएक्शन होती है। ओके, तो इन रिएक्शन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि रमेश ने यूज किया था लेस सोडियम। ओके, तो NaCN वॉज फॉर्म्ड इन लसाग्ने टेस्ट। ओके, और उसी की वजह से रेड कलर आया था, ऐसा कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन जो हमने करे, रिलेशंस, मैं आपको सिंपल सा एक कंक्लूजन दे सकता। ओके, वी कैन से दैट रमेश, पहली बात, हमें रमेश को उसमें रेड कलर मिला ना, तो वो क्यों मिला वो बता रहा मैं। रमेश यूज्ड लेस सोडियम, एक्सेस में नहीं दिया, इसलिए उसने Na के साथ में रिएक्शन कर ली। ओके, तो हेंस NaSCN जो उसके पास था वॉज फॉर्म्ड इन लसाग्ने टेस्ट। ओके, जिसको हम एक्सट्रैक्ट के नाम से यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं। ओके, और ये हमारा दे रहा है गिविंग गिविंग रेड कलर। क्यों दे रहा था, जब भी अभी मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताई, उसमें रेड कलर क्यों आ रहा था, ड्यू टू FeSCN होल थ्राइस। ओके, ये रेड ब्लड कॉम्प्लेक्स होता था। लेकिन वहीं पे हम मनोज और रजनी की बात करें, ओके, सॉरी, मनीष एंड रजनी के बारे में बात करें, रजनी, यहाँ पे हम वाइल लगा देते, वाइल मनीष एंड रजनी यूज्ड एक्सेस सोडियम। ओके, उन्हें सोडियम का यूज बहुत एक्सेस में करा, यूज्ड सोडियम इन एक्सेस। ओके, तो उनने सोडियम का देखो यूज बहुत एक्सेस में करा था, तो वहां पे NaCN फॉर्म हुआ, ना कि NaSCN। ओके, CN फॉर्म, और ये हमारा कौन सा कलर देता था, गिविंग प्रूशियन ब्लू कलर। और ये क्यों दे रहा था, जैसे उसमें FeSCN होल था, इसकी वजह से कलर दे रहा था रेड कलर, वैसे इसमें Fe4 पैरोफेरिसाइनाइड की वजह से Fe4CN6। ओके, तो इसकी वजह से हमारा प्रूशियन ब्लू कलर रहा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट था, इसमें मैं आपको ऐसे कुछ कैलकुलेशन करके नहीं समझा सकता, आपको सारी चीजें पढ़ के आनी होगी, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसमें आपको पहले कंपाउंड्स कैसे फॉर्म हो रही है ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। ठीक है, उसमें बहुत टाइम लग गया, कोई नहीं, वो 2 क्वेश्चन अच्छे थे, आप चलते हैं, थोड़े ऑप्शनल अच्छे क्वेश्चन दिख रहे। ओके, नेम द कंपाउंड्स whose line formula given below। ओके, सॉरी। ओके, तो हमारे पास कुछ कंपाउंड दिए हैं और हमें इनके नेमिंग कन्वेंशन करना बेसिकली। तो चलिए पहला स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये है ऐसा ऐसा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा हो गया। और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया है, तो मुझे पहले ही दिखा है यहाँ पे, तो ये कीटोन ग्रुप दिख गया मेरे को सिंपली। तो इतना तो पक्का है कि इसका आंसर, यानी कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, तो ओन तो लास्ट में लगना ही है। ओके, तो देखिए, ये देखिए, अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें पहले से, यहाँ पहला आ जाएगा, यहाँ दूसरा आ जाएगा, यहाँ तीसरा आ जाएगा, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना, तो यहाँ से हम जाएंगे,
चौथा आ जाएंगे, पांचवा जाएंगे, छठवा जाएंगे और यहाँ सातवा जाएंगे। ठीक है, इजी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 पे मेरे को ये इथाइल ग्रुप दिख रहा है, 4 पे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, 5 और 6 पे इन दिख रहा है, और सेकंड पे ओन दिख रहा है। ठीक है, तो सिंपल 3 इथाइल लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ई सबसे पहले आता है, आपको पहले ही बता दिया था मैंने। फिर अपना आ जाएगा 4 मिथाइल, क्योंकि अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखेंगे तो आपको पहले याद रखना चाहिए कि ई पहले आता है देन एम आता है। ओके, 4 मिथाइल। और उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा, हेप्ट लगा देंगे हम डायरेक्ट, और उसके बाद में 5 पे इन आ रहा है। ओके, हेप्ट। ठीक है, हेप्ट मतलब 7, 7 का मतलब हेप्ट होता है। ओके, और यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे देखिए ई एन चालू हो रहा है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड होता है तो हमें ई एन लगाना पड़ता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते हैं। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमारा ओन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा। तो आप, मैं मान के चलो आपने नेमिंग कन्वेंशन आईपीएस से अच्छे से चैप्टर पढ़ के रखा होगा। तो देखिए जीओसी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, नहीं, सिंपल सिंपल नेमिंग कन्वेंशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकंड, ये तो बहुत ही इजी है। अब देखिए Sorry. अगर हम इसका नेमिंग कन्वेंशन करें तो देखिए, हम्म, तो अगर मैं यहाँ से नेमिंग कन्वेंशन, देखिए आपको कैसे ऐसे नेमिंग कन्वेंशन करना है, सॉरी, हाँ, आपको ऐसा नेमिंग कन्वेंशन करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी आ जाए आपके पास, और क्या कहते हैं ये NO2 ग्रुप भी आपके पास आ जाए। तो देखिए अगर आप यहाँ से करेंगे, ठीक है, यहाँ से चालू करें, यहाँ से देखिए, सॉरी, आपको यहाँ से चालू करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से चालू करेंगे तो आपको यहाँ तक पहुंचे, यहाँ 1 2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 4 5 6, 6 नंबर पे NO2 का पोजीशन आ रहा है, तो ये वाला हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो हम इसको थोड़ा उल्टा करेंगे, क्योंकि आपको NO2 ग्रुप को पहले लाना है, और साथ ही साथ आपको दोनों डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेना ही है। ठीक है, सॉरी, दोनों यानी जो हमारे पास डबल बॉन्ड दिया हुआ है वो हमारे पास दोनों साइड से आना चाहिए। ओके, तो देखिए हम कैसे चालू करेंगे, हम यहाँ से चालू करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से चालू कर रहे हैं तो यहाँ सेकंड आ गया, यहाँ थर्ड आ गया, फिर यहाँ पे वही चीज दिक्कत आ जाएगी। तो देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चल रहा। ठीक है, ओके, ये इरेज नहीं हो रहा, ठीक है, हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे नेमिंग कन्वेंशन, 1 2 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे एंड 6 लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला भी आ गया, सेकंड वाला, तो डबल बॉन्ड पूरा आ गया, साथ ही साथ NO2 भी आ गया। तो ये सिंपल हो गया। 3 पे हमारा नाइट्रो दिया हुआ है, नाइट्रो, और ये साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, साइक्लो हेक्स इन भी लिख सकते हैं, या फिर साइक्लो हेक्स 1 इन भी लिख सकते हैं। 1 और इन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, आप दोनों नेमिंग कन्वेंशन से डेपिक्ट कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर को। तो ठीक है, ऐसे करना है आपको। ओके, इस बार हमें नेमिंग कन्वेंशन दिया, हमें स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, ये भी कर लेंगे। देखिए आपने आईपीएससी अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको इजीली ये सारे कॉन्सेप्ट याद आते होंगे, और आप इनके इजीली स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ओके, हेप्टीन है। ओके, ब्रोमो हेप्टेन, तो एक नंबर पे ब्रोमो लगाना है, साथ ही साथ हेप्टेन लगाना है, यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर इसका। तो देखिए, तो पहले सी 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 सी, तो पहले मैं देख लेता। ओके, तो ब्रोमो में तो हम यहाँ से चालू करते, 7 6 5 4 3 2, और ये हो गया 1। तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पे हम Br लगा देंगे। और आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, हाइड्रोजन मैं नहीं लगा रहा, नहीं तो वही दिक्कत है कि आपको हाइड्रोजन भी लगाते नहीं आ रही, तो फिर तो गलत है ना, आपको लगा देना है लास्ट में। देखिए जैसे यहाँ पे आ जाएगा CH3, सब में 2 2 2 2 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 H आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी 2 H आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें 5 ब्रोमो हेप्टेनोइक एसिड। ओके, तो हमारे पास इस बार फंक्शनल ग्रुप है फर्स्ट पोजीशन पे, और फिफ्थ पोजीशन पे ब्रोमो है। तो पहले देख लेते हैं, पहले 5 कार्बन लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, तो ये हमारा हो गया पांचवा कार्बन। ठीक है, इजी। ओके, तो ओके हेप्टेनोइक्स, मैं पेंटेनोइक सोचा। ओके, तो यहाँ से कर लेते हैं, ये 6 कार्बन और ये 7th कार्बन। ठीक है, अब इसने बोला है हमें कि 5 पे ब्रोमो है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे Br खींच देता है, 5 पे ब्रोमो हो गया, ये CH2, ये CH3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, CH आ जाएगा, CH2, सॉरी H2, यहाँ पे भी H2, यहाँ पे भी H2, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना हेप्टेनोइक एसिड, और साथ साथ 5 पे आ जाएगा हमारा ब्रोमो। यहाँ पे CH नहीं, यहाँ सिर्फ सिंगल H आएगा। ओके, क्योंकि एक कार्बन से एक कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड पूरे होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5 ब्रोमो हेप्टेनोइक एसिड। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि जहाँ पे सबसे हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप आता है, वहां पे आपको उसकी नेमिंग 1 करनी पड़ती है वहां पे। ठीक है, यानी वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ओके, तो हमें रेजोनेंस, ओके, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, तो हमारे पास कुछ कंपाउंड दिए और हमें इनके करस्पॉन्डिंग रेजोनेंट स्ट्रक्चर, आपको पता होगा रेजोनेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं।
रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, तो रेजोनेंट स्ट्रक्चर मैं आशा करता हूँ कि आपको पता होंगे क्या होते हैं। इसमें हम उसके लोन पेयर पाई बॉन्ड और रेडिकल फ्री रेडिकल को इधर उधर डिस्प्लेस करके दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कि उसकी स्टेबिलिटी को या बढ़ाते हैं या कम करते हैं, और उनमें से हाईएस्ट स्टेबिलिटी वाला प्रोडक्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर आर फर्दर रिएक्शंस। ओके, तो जैसे हमारा बेंजीन हो गया, तो उसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको पता ही है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको करना है। तो चलिए पहला वाला कर लेते हैं। पहला वाला दिया है CH2। ओके, डबल बॉन्ड दिया है और साथ ही साथ आपके पास लोन पेयर दिए हुए हैं। ओके, तो इसमें आपको समझ आ जाएगा कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में कुछ कुछ आदान प्रदान होगा। ठीक, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता हूं। इसका कुछ हम ओके, इसमें क्या बोला है, ठीक है, हम एक एक बना के ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ ऐसा बन सकता है ना, अगर आप इस डबल बॉन्ड को इधर दे दे, देखिए इस डबल बॉन्ड को आप इस तरफ इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इधर लोन पेयर भी है और इधर भी दे देंगे तो आपके पास वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं उसे हम, क्लाउडिंग कह सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं, नहीं, हिंड्रेंस हो जाएगा बहुत सारा। यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड को आपने इस कार्बन पे दे दिया, यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गया, दो लोन पेयर तो ऐसे हो गए, और ये दो लोन पेयर की वजह से यहाँ पे देखिए क्लैशिंग हो जाएगा ना। ये लोन पेयर बेसिकली ऐसे ऐसे रहता है, और ये वाला जब आप इधर दे देंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, तो ये इसका और इसका बहुत सारा हिंड्रेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नहीं देंगे, हम इस साइड देंगे। देखिए, आपको रेजोनेंस उस साइड में करना है जहाँ पे प्रॉफिटेबल हो। ओके, तो अगर इसने लिया है और इसने दिया, अगर जो लेता है हम उसके ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH, और यहाँ आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड विथ Cl, डबल बॉन्ड लोन पेयर। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि यहाँ कैसे कर दिया आपने, देखिए इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज की इसने दिया, इसके पास कुछ कमी आ गई होगी, तो इसलिए आपने कुछ लोन पेयर दिया होगा। मान लीजिए ये जो है लोन पेयर, देखिए अगर इसने कुछ दिया तो यहाँ पे डिफिशियंसी आ गई ना उस गए हुए पाई बॉन्ड की वजह से, तो ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। ओके, यहाँ देगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, सॉरी, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देने के लिए आपको बताया होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड ही था। ओके, ये आपको याद रखना। तो जब यहाँ पे इसने दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हमारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया। ठीक, तो ऐसे लिख देता मैं, जो देता है वो, ये मैं ऐसे अपने जे के टाइम पे याद रखता था, जो देता है वो भगवान है, भगवान है, और जब भगवान है तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, चार्ज। और जो लेता है, यानी कि जो हम ले रहे हैं, लेता है वो ऐसे कह सकते हैं, हम सर्वेंट कह सकते हैं, सर्वेंट्स ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर हम ऐसे, कोई होगा तो ऐसे आप उतना बस सोचिए, बस हम अपने लर्निंग पर्पस के लिए मान के चले, उसे हम नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड वाला, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ओके, यहाँ लोन पेयर नहीं है, पाई बॉन्ड को अपने को चेंज करना है और आंसर आ जाएगा सिंपली। देखिए, आप इस डबल बॉन्ड को यहाँ डाल दीजिए, सिंपल। ठीक है, अगर आपने इस डबल बॉन्ड को यहाँ डाल दिया तो यहाँ कार्बन पे वो आ जाएगा, यानी कि हिंड्रेंस आ जाएगा। यहाँ पे एक कार्बन तो आ ही गया था, यहाँ दो लोन पेयर दे दो, तीन और ये चार, पांच हो गया, ये तो गलत ही है, चार हो सकता है मैक्स। तो इस वाला जो पाई बॉन्ड था उसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे अब इसके कारण चार्जेस में दिक्कत आएगी। तो देखिए, जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे हमने लिए है पर हमने डबल बॉन्ड भी तो बना लिया। अगर आप उसको ओवरकम कर सकते हैं विद बाय मेकिंग सम बॉन्ड्स, तो आप उसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मत करिए, पर अगर आपके पास एक्सेस में है तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। इसने लिया तो नेगेटिव चार्ज, इसने दिया, देखिए इसने दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसने लिया था लेकिन ये वाला जो बॉन्ड था ना, इसने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो ये वाला तो फ्री रहेगा। ओके, तो ऐसे करना है आपको। ये आपका हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेकंड पार्ट। थर्ड वाले का देखिए। ओके, तो थर्ड वाला क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल। ओके, तो इसमें हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है, CHO, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O एंड H। ओके, तो आपको जहां तक याद होगा, ऑक्सीजन क्या होता है पता है आपको, यहाँ पे दिखाया नहीं पर मैं बता रहा हूँ, ऑक्सीजन के ऊपर ना लोन पेयर्स होते हैं। ओके, ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर्स। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, ये वाला बॉन्ड कैसे कर सकते हैं हम। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है, तो अगर मैं इसका पाई बॉन्ड यहाँ पे एक डाल दूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पाई बॉन्ड डाल दिया, यहाँ पे भी आएगा, सॉरी। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये 6 हो गए और ये 7 और 8। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने यहाँ डाल दिया, लेकिन अब इसके पास एक्सेस में हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है,
इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गया, देखिए इसने डबल बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड, इसने यहाँ डबल बॉन्ड दिए, ये कार्बन के पास एक बॉन्ड यहाँ पहले से बना हुआ था, ये दो बॉन्ड हो गए, तीन बॉन्ड हो गए। और अगर ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया तो यहाँ डबल, ओके मैं यहाँ पे पहले रेजोनेटिव स्ट्रक्चर उसके करस्पॉन्डिंग बनाते जाता तो और अच्छे से समझ आएगा आपको। ये सी एच बना लिया मैंने, जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंपली पहले पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, सी एच टू सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड उठ के एक बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पे हो गया हमारा सी एच। और ये डबल बॉन्ड आपने यहाँ लगा दिया, अब ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप बॉन्ड्स गिनिए, ठीक है, सॉरी हाँ। तो देखिए ये बॉन्ड्स है, ये डबल बॉन्ड ओ लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, ओके, तो ये सिंगल बॉन्ड। तो देखिए दो चार पांच, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि कार्बन पांच बॉन्ड बना ले, चार ही बना सकते हैं। तो देखिए अब दिक्कत कहाँ आ सकती है, देखिए आप हाइड्रोजन में कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं एक्सचेंज करने के लिए। तो आप इसमें ऐसे सिंगल बॉन्ड करिए, कैसे करेंगे, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला जो पाई बॉन्ड, ये वाले पाई बॉन्ड को आप यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। तो कैसा होगा देखिए, जब आप इस पाई बॉन्ड को डाल देंगे तो ये वाले तो देखिए इसके लोन पेयर तो भरे हुए हैं और इसका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तब इसने वो लोन पेयर और ले लिया, यानी कि पूरा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर उसने खुद ने, ऑक्सीजन ने ही ले लिया, आठ के आठ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो उसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो लेता है उसके पास निगेटिव चार्ज और जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा फाइनल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल स्पेशीज इन द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस गिविंग रीजंस, ओके। तो हमें कुछ सेट ऑफ आयन स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और हमें इनमें से बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो देखिए आपको जीओसी जो होता है ना, बेसिकली पूरा स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है। एसिडिटी निकालना है आपको या फिर आपको बेसिसिटी निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, ये सारी की इफेक्ट देखना है। और जो ज्यादा इफेक्ट दे रहा है यानी कि उसकी स्टेबिलिटी में ज्यादा मदद कर रहा है, तो वो उसका मोस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, यानी जो हमारे लिए फेवरेबल होगा हमारी आगे की रिएक्शंस। क्योंकि हम जब भी कोई रिएक्शन करते हैं हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो मोस्ट पॉसिबल यानी कि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बने। और ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऐसा कोई बंदा नहीं चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट है जो अनस्टेबल बने, हमेशा वो चाहेगा कि स्टेबल प्रोडक्ट बने। तो हम बेसिकली हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट्स चाहते हैं, ठीक है। इसलिए हम बहुत से स्ट्रक्चर्स आते हैं हमारे, ठीक। तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है CH3+, ठीक है, CH2Br+, फिर CHBr2 और ये CBr3+। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूं, अगर आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा, चार्ज, सो इट नीड्स, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जिनकी सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिकली ये होते हैं विच आर लोन पेयर, लोन पेयर ग्रुप हो गए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए, ठीक है, या फिर हो गया हमारे अल्की अल सॉरी हम ऐसे कह सकते हैं मिथाइल, इथाइल, ये सारे ग्रुप्स हो गए, ओके। ये सारे ग्रुप्स होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ओके। और वो बेसिकली अगर एक नेगेटिव चार्जेस वाले, ओके, ये सारे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तहत पे माने जाते हैं। लेकिन ये जो बी आर होता है, देखिए यहाँ पे हम देखें तो CH3 में H जो है हमारा, वो एक टाइप से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन जो बी आर है, ठीक है, तो बी आर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो गया, ओके, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया एलिमेंट। अब जैसे जैसे बी आर की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर उसका डिक्रीज होते जा रहा है। तो CH2Br, CH Br2 CH Br3, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो हमारा बेस्ट स्टेबल केस हो सकता है CH3 इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। देखिए आपको फंडे पूरे आना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, CH3 निगेटिव, CH2 निगेटिव, CHCl2 निगेटिव, और एक है C निगेटिव Cl3। देखिए जैसे उसमें पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए, वैसे यहाँ पे मोस्ट, वी नीड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फॉर डोनेटिंग, ओके, सॉरी फॉर डोनेटिंग नहीं, फॉर एक्सेप्टिंग कह सकते हैं, फॉर एक्सेप्टिंग। कैसे, देखिए कार्बन है, कार्बन पे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन दिए, अगर निगेटिव चार्ज है तो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास कमी है। अगर कमी रहती है तो आपको चाहिए किसी और एलिमेंट से उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, पर अगर आपके पास निगेटिव चार्ज आ गया इसका मतलब कि आपने किसी से इलेक्ट्रॉन्स लिया हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है ना, आपने किसी को दिया है, और निगेटिव है तो आपने लिया है। अगर आपने किसी से लिया है तो आपके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, तो आपको किसी को दे रहा है, तो वो कौन लेगा, देखिए
अगर कोई न्यूट्रल सा एलिमेंट है तो वो चाहेगा ही नहीं, वो बोलेगा वो मत दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो बोलेगा कि वो तो अपना बड़प्पन दिखाएगा और बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जो सी इलेक्ट्रॉन निगेटिव ग्रुप होते हैं वो बहुत ही यानी कि लालची होते हैं, वो किसी से भी कुछ भी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो यहाँ जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप होंगे उतना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो CCl3 इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो आपको निगेटिव पॉजिटिव के केस में ये सारी चीजें ध्यान रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 44। गिव 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, तो देख लेते हैं। पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में लिखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, और बेसिकली हम इसे +I/-I इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये दोनों इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, पहला पहला पॉइंट लिख देता हूं। इसमें बेसिकली होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के बारे में ही बात करते हैं, ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ और क्या कह सकते हैं, हाँ, सेकंड वाला एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि द इफेक्ट्स मूव, यानी कि ये इफेक्ट कब तक के चलता है, अप टू 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन एटम्स, और उसके बाद में एंड बिकम्स नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। तब उसके बाद में आयंस वाले काम आ जाते हैं, वो फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं। ओके, कम नेग्लिजिबल आफ्टर 4th कार्बन एटम। ठीक है, तो ये 3 डिग्री कार्बन एटम तक ही सीमित है। थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली एक ये होता है कि इसमें स्लाइटली ड्रिफ्ट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स, यानी कि जो जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, उसकी तरफ उतना यानी कि हम इससे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्जेस बताते हैं। जैसे कि अपन मान लीजिए C है और ये H है, तो देखिए इसके ऊपर डेल्टा कैसा आता है, थोड़ा सा नेगेटिव आता है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और ये लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इस कंपैरिजन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो इट यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, दिस इफेक्ट कॉजेस स्लाइट, यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा सा वो हुआ ना, यानी कि मूवमेंट हुआ ना, यानी ड्रिफ्ट कर सकते हैं, स्लाइट ड्रिफ्ट टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एटम। और ये हम बात करें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, तो ये बेसिकली ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, और इसमें कुछ डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड होता है ये इफेक्ट, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और सेकंड वाला देख लेते हैं, रेजोनेंस। देखिए इसके और बहुत से पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट नहीं, मैं 3 ही पॉइंट लिखा था जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। बाकी आप सारे पॉइंट्स देख लीजिए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा चैप्टर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता है, पहला पॉइंट लिख लेता हूं। उसमें जैसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और हम लोन पेयर भी कह सकते हैं इसमें, लोन पेयर भी कंट्रीब्यूट करते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में। ओके, और ये बेसिकली ऑपरेट करता है, यानी कि ये बेसिकली यानी एप्लीकेबल कह सकते हैं, एप्लीकेबल ओनली इन अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर। अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर से क्या मतलब है आपका, कि जिनके ऊपर यानी कि डबल बॉन्ड लोन पेयर ये सब रहे। ओके, तो बेसिकली ये कॉन्जुगेटेड के बारे में है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है तो आप उसमें रेजोनेंट इफेक्ट नहीं देख पाओगे। ओके, क्योंकि अगर आपके पास रेजोनेंट कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप पाई बॉन्ड और लोन पेयर को आप कैसे अरेंज कर पाओगे, या फिर सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे ला पाओगे। ओके, तो इस तरीके से देखते हैं। और इसमें बेसिकली इसमें क्या होता है पता है, इसमें कुछ जैसे उसमें आपने देखा, इसमें देखिए, इसने एक लिया, कार्बन ने इधर ले लिया, हाइड्रोजन ने इधर ले लिया, ड्यू टू सम इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस की वजह से आपने चार्जेस का यानी कि डेल्टा नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया कार्बन में, उस पर पहुंच जाएगा। लेकिन इस पे ऐसा नहीं होता। द रिजल्ट, इसमें जो रिजल्ट होता है, जो कंपाउंड बनेगा आफ्टर फॉर्मेशन इन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और इसकी वजह से कुछ डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव रहता है। एंड
हेंस फुल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। कैसे बोला मैंने, देखिए अगर आपने सी बनाया, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ऐसा बना लिया, तो देखिए इसका आप अगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए ऐसा आएगा, ये ऐसा आया, ये लोन पे इसने ऐसा दिया कि यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ सी आएगा। तो जो देता है इसके में पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो लेता है उसके में नेगेटिव चार्ज आने की वजह से नहीं आएगा, तो सीधे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा होता है। मैं ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, पर ये एग्जाम्पल के लिए मैं बताया। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट एग्जिस्ट एज अ रेजोनेंट हाइब्रिड, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ओके, किन कंपाउंड का रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बनेगा। ओके, तो देख लेते हैं। तो देखिए अगर आपको रेजोनेंट स्ट्रक्चर चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो पहले देख लेते हैं, जैसे मैं पहला वाला ऑप्शन ले लूं, पहला वाला CH3OH का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए जो CH3OH होता है, इसमें कोई, इसमें डज नॉट कंटेन्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे, हमें नहीं दिख रहे ना, तो हम कैसे बना सकते हैं। ओके, हेंस इट कैन नॉट एग्जिस्ट। देखिए अगर आपके पास आपको अगर रेजोनेंट हाइब्रिड बनाना है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव नेगेटिव पेयर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए अच्छी क्षमता में, तब आप बना सकते हो। और यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी नहीं है। ओके, तो इसलिए आप इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना ले, ये CH3 सिंगल बॉन्ड O पे लोन पे चलो मान लिया हमने। ठीक है, ठीक है, पर ये इसके पास कॉन्जुगेशन में कैसे करेंगे हम, इसमें रेजोनेंस नहीं दिखा सकते ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसमें जनरेट ही नहीं हो सकता। इट कांट एग्जिस्ट रेजोनेंस हैबिट। ओके, तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। अगर हम सेकंड ऑप्शन के बारे में वही देखें, RCONH2। ओके, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे पाए, इसमें देखिए इट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैसे देखिए यहाँ पे सी के साथ में डबल बॉन्ड O में है, और साथ ही साथ NH2 जो है हमारा, वो भी लोन पेयर में। ओके, जो हमारा नाइट्रोजन है उस पर कंटेन्स लोन पेयर। तो देखिए ये कॉन्जुगेशन में भी और साथ ही साथ इनके ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन भी है। ओके, तो इसका हम ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा बनाए, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O के ऊपर देखिए लोन पेयर आ गए। ठीक है, और साथ ही साथ हम कैसे बनाएंगे, ये नाइट्रोजन हो गया और ये H2 हो गया, इसके ऊपर भी हमारे पास लोन पेयर। अब देखिए कॉन्जुगेशन यहाँ स्टार्ट हो सकता है। अगर ये आप पाई बॉन्ड यहाँ दे दे, ठीक है, अगर आपने ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ दिया, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये आर ऐसे का वैसे रहेगा। ठीक है, सी ने दिया, जिसने दिया इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जिसने लिया उसके ऊपर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और साथ ही साथ माइनस चार्ज, क्योंकि उसने लिया ना। और साथ ही साथ अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन अब उसको फुलफिल करना है तो आपके ऊपर NH2 का जो लोन पेयर था उसको आप यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि आपने किसी से दिया, तो उस कार्बन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए आपको और एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बाय मेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर कंपाउंड। ओके, अब आपने जब इससे कंपाउंड दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये कार्बन का पॉजिटिव हट जाएगा। कैसे देखिए, आर ऐसा ऐसा रहेगा, सी ऐसा रहा, ऑक्सीजन के ऊपर तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उसने तो ले लिया, वो तो अलग ही हो गया, जात सी बाहर हो गया हमारे। ठीक है, अब देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया, ये NH2 हो गया, यहाँ पॉजिटिव आएगा। देखिए इसका नाइट्रोजन ने जो लोड पेयर दिया उसकी वजह से कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हट गया, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखिए ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। ओके, तो thus in this way we can have resonance hybrid। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए आपके पास अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये सब होने चाहिए, तो हम और अच्छे से बना सकते हैं। थर्ड वाला देख लेते हैं। तो देखिए अब देखते हैं, अभी आप देखिए इस स्ट्रक्चर में कुछ आपको समझ आएगा। CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH NH2। तो देखिए नाइट, देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लोन पेयर भी है, पाई बॉन्ड है, पर यहाँ पे पता है क्या, आपका रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बनेगा। मैं बता रहा हूँ, हियर वी हैव पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर, बट इट विल नॉट हैव रेजोनेंस हाइब्रिड। क्यों, ड्यू टू नो कॉन्जुगेशन। इससे क्या बोले आपने, समझ नहीं आया मुझे। देखिए अगर ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं आ रहा, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा था, कॉन्जुगेशन में नहीं है। ओके, यानी कि अगर आप वन आफ्टर द अदर, अगर आपने जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आपने इसको इधर करा, तो यहाँ पे कुछ करने के लिए आपके पास कुछ डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर रहना चाहिए, यानी कि
कहना चाहिए कि ये जो CH2 है ना, वो फुलफिल नहीं कर रहा उसके कॉन्जुगेशन को, समझे आप? तो आपके पास यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं बेसिकली, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ लिख सकते हैं, हाँ, ड्यू टू नो कॉन्जुगेशन। तो आपको मैंने जैसे इसके पहले जो रेजोनेंस इफेक्ट में बताया भी था कि अगर आपको रेजोनेंस इफेक्ट चाहिए तो आपको कॉन्जुगेशन में सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले कॉन्जुगेशन देख, ठीक है। बाय डस क्वेश्चन 46 पढ़ते हैं। SO3 को हम इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से कैसे यूज करते हैं, ओके। इलेक्ट्रोफाइल, वाई डस इलेक्ट्रो SO3 एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए, तो इसमें बेसिकली क्या होता है पता है क्या? ये सल्फर जो है वो बेसिकली कनेक्टेड विथ 3 ऑक्सीजन एटम्स। और ये ऐसे ऐसे एटम से कनेक्ट नहीं है, ये हाईली, ये मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आता है, ओके। एंड ऑक्सीजन इज समवॉट समवॉट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर हम हेलोजेंस के बारे में छोड़ देते, बात करना छोड़ देते हैं, ओके। तो देखिए, तो जो सॉरी, तो अब आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सल्फर के ऊपर क्या दिक्कत आ रही है? तो देखिए, अगर मैं आपका इसको स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिए, सल्फर का ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये डबल बॉन्ड ये ऐसा हो गया, और ये डबल बॉन्ड ऐसा ये हो। तो इसमें बेसिकली क्या होता है पता है क्या? अगर देखिए, आपके पास, आपको ये बात तो पता ही होगी, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो किसी से भी कोई भी सामान ले लेता है। यानी कि देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो लालची है, वो ले लेगा। तो ये जब सल्फर से उसके पूरे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी सल्फर के पास कुछ 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और उसने पूरे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना के कुछ लोन पेयर के साथ, जब वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, तो वो पूरे पाई बॉन्ड के जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 पेयर, सॉरी, जैसे इसमें दो पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर में नहीं रखेगा, वो पूरे ले लेगा। तो उसकी वजह से इनका डिफिशियंसी आ जाती है सल्फर के पास। जैसे मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, तो देखिए, अगर इसने ये वाला लोन पेयर ले लिया, सॉरी पाई बॉन्ड ले लिया, तो सल्फर कैसा बन जाएगा? ये ऑक्सीजन के ऊपर ये वाला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। लेकिन देखिए, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर ऐसा आ जाएगा, और यहाँ निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसने लिया है ना। तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ गई सल्फर की वजह से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल की जगह तरह यूज कर सकते हैं हम, ओके। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लें। अगर इसके देखिए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, क्योंकि 3 टाइप्स, 3 ऑक्सीजन एटम को वो ले सकते हैं, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं हम इसमें? हाँ, तो ये वाला जो ऑक्सीजन नेगेटिव एटम यहाँ पे बन गया, ठीक है, सिंपल। आप कैसे कर सकते हैं कि अब हम फिर से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ डाल दें, ठीक है, यहाँ डाल दें, लेकिन अब हम यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ दो 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 4 हो गया, 5 6 हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ डाल दें तो फिर यहाँ दिक्कत आ गई ना, यहाँ ज्यादा हो गया, तो फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दीजिए। तो जब आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उड़ाते हैं, तो फिर से यहाँ पे सल्फर पे डिफिशियंसी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखिए, सल्फर ऐसा हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसे का वैसे रिटेन रहेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ड्यू टू दिस, ये जो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, ओके। यहाँ पे डिफिशियंसी आ गई। और एक अगर हम एग्जाम्पल ले ले, अगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है फिर से ये वापस कर दे, ठीक है, लेकिन इस बार कौन सा वाला उड़ाएगा? ये वाला उड़ाएगा, क्योंकि इसकी बारी तो हो गई, इसकी भी बारी हो गई, अब इसकी बारी बची। तो ये सल्फर के ऊपर ये ऑक्सीजन के बाद डबल बॉन्ड ऐसे बनाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा फिर से। तो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, और जहां इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एक्स एस एन एक्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, हाँ। तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है, देख लेते हैं। Resonance structure of propanol are given below. Which of the resonating structure is most stable? Okay, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि हमें मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना है इन दोनों में से, और हमें साथ साथ इसके रीजन भी देखना है। तो देखिए, हमने अभी तक तो बहुत से रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना लिए, तो हमें तो अब इजी पड़ेगा कि उनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है और नहीं है, वो बताना है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको एक मैं एक आपको एक चीट शीट टाइप दूंगा इस लेक्चर, ये जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद, तो उसमें आपको समझ आ जाए, उसमें सारी चीजें लिख के रखी मैंने, ओके। तो पहले मैं भी बना देता हूँ। CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। तो देखिए, हाँ, तो देखिए, इसमें जो पहला वाला स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि देखिए,
अगर आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड है ना, वो हमेशा स्टेबल होता है देन एज कम्पेयर टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस वाले कंपाउंड से। देखिए क्योंकि पता है, जो पहला वाला कंपाउंड है, जैसे मैं इसको डेबिट करने के लिए फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड ले लो, तो देखिए फर्स्ट वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके सारे कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, अब कैसे देखिए, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। कैसे? सेकंड एज ऑक्टेट। ऑक्टेट तो आपको गिनते आता होगा ना, कि आपको पूरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि उसकी वैलेंसी चेक करनी है, उसके जितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए फुलफिल करने के लिए फॉर मेकिंग इट्स कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट, उतने इलेक्ट्रॉन अगर उसको मिल रहे हैं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, ऑक्टेट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज कंप्लीट एंड नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस देयर। देखिए ना, सही बात है। अगर देखिए जैसे मैं यहाँ देखो, देखो CH2 डबल बॉन्ड है, दो बॉन्ड यहाँ बना लिया है, यहाँ तीन चार चार बॉन्ड बना लिए, कार्बन को चार बॉन्ड चाहिए और उसके बाद साथ में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से चार के डबल कर लिए तो आठ आठ बॉन्ड हो गए। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सही है, यहाँ पे भी कार्बन की सही है, यहाँ पे भी कार्बन की सही है। ऑक्सीजन के ऊपर तीन लोन पेयर हो गए और ये दो पाई बॉन्ड से पेयर आ गए, तो ये आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ वैलेंसी तो कंप्लीट है। लेकिन मैं यही देख लूँ तो देखिए, कार्बन के ऊपर होते हैं चार इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं? चार इलेक्ट्रॉन। उसने बनाया है सिर्फ एक दो और ये तीन, तीन बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे एक कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कार्बन के ऊपर डिफिशियंसी आ गई, तो यहाँ पे उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहा। यहीं पे देख ले, यहीं पे ऑक्सीजन के ऊपर छह लोन पेयर आ गए, तीन लोन पेयर आ गए सॉरी, और एक बॉन्ड बनाया तो सात ही बॉन्ड बना पाया, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इस वजह से आपका फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है, बाय मिस्टेक एन अल्कोहल वाज मिक्स्ड विद हाइड्रोकार्बन। ओके, बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं दोनों के, अल्कोहल का दिया हुआ है और एक हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है। सजेस्ट अ सुटेबल मेथड टू सेपरेट दिस टू कंपाउंड्स, एक्सप्लेन द रीजन फॉर योर चॉइस। ओके, तो हमें इन दोनों कंपाउंड्स को सेपरेट करना है, ठीक है? तो देखते हैं। सॉरी सॉरी, एक खांसी हो गई। तो अगर आपको इन दोनों कंपाउंड्स को सेपरेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? कि एक सिंपल सी प्रोसेस होती है, वी विल यूज सिंपल डेस्टिलेशन। क्योंकि अगर हाइड्रोकार्बन को आपको अल्कोहल में से उड़ाना है तो आपको सिंपल डिस्टिलेशन यूज करना पड़ेगा, सिंपल डिस्टिलेशन। तो इसमें क्या होता है बेसिकली पता है? कि इसमें हम डिफरेंस देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। ओके, सिंपल डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट these टू कंपाउंड्स। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है? हियर वी check the difference in their boiling point। तो आपको समझ आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि क्या होने वाला है। देखिए, अगर यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक फंडा होता है, इफ डिफरेंस इज ऑफ मोर देन 20 डिग्री। ओके, अगर 20 डिग्री से ज्यादा का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ गया, देन 20 डिग्री इन देयर, ये भी लिख देते हैं किसमें, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। इन देयर बॉइलिंग पॉइंट पूरा नहीं लिखा मैं। ओके, एंड therefore both liquids can be separated। कैसे? देखिए, अगर दोनों, देखिए अगर हाइड्रोकार्बन का कुछ और बॉइलिंग पॉइंट है और अपना जो अल्कोहल है उसका कुछ और बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो जो दोनों बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोजिशन हो करेंगे। ओके, तो देखिए जैसे मान लीजिए उसका पहले वाले का है 96 और हाइड्रोकार्बन का 68। तो देखिए जैसे जैसे आप अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ओके, वैसे वैसे 68 डिग्री पे जो आपका हाइड्रोकार्बन है वो पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। और उसके बाद में आपका, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, उसके बाद में जब आप 97 डिग्री पे टच करेंगे तब आपका अल्कोहल डिस्टिल होना चालू होगा। ओके, तो इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हैं कि जब तक कि आप 68 डिग्री से 97 डिग्री तक पहुंच रहे तब तक कि आपका पूरा हाइड्रोकार्बन आपके पास डिकम्पोज करके आ जाएगा, और उसके बाद में आप अल्कोहल अपने तरफ से सेव करके भी रख सकते हैं या फिर आप उसको भी डिकम्पोज करके बाद में यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको सिंपल डिस्टिलेशन यूज करना है, ठीक है? क्योंकि डिस्टिलेशन की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो इसमें से ये सबसे सिंपल है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द टू स्ट्रक्चर ए एंड बी गिवन बिलो इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ओके, तो ठीक है, इसमें भी हमें रेजोनेंस देखना है और हमें देखना है कि किसमें ज्यादा स्टेबलाइजेशन। ओके, तो पहला ए पार्ट देख लेते हैं।
तो पहले ए पार्ट में बोला है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड OH। ओके, तो ये हमारे पास ये सॉरी। ओके, तो देखिए सिंपल अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो एक ये कंपाउंड दिया है और एक हमारे पास बी कंपाउंड कौन सा दिया है, बी दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे O निगेटिव दिया है। ओके, तो देखिए इसमें हमें पहले इसके स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे पता है जैसे उसमें पूरे स्ट्रक्चर सेम होते थे ना, जैसे हमने पिछले वाले रेजोनेंस वाले, जैसे हमारा 47 क्वेश्चन था उसमें हमने देखे कि हमने वहाँ ऑक्टेट के डिफरेंस पे देख लिए कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल है और जिसका नहीं है वो थोड़ा उससे कम स्टेबल है। तो हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन टिक करा था, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आती है थोड़ा सा। तो देखिए इसमें हम रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे और जिसका ज्यादा मोस्ट स्टेबल रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन सकता है वो हम यूज करेंगे। ओके, देखिए जैसे अगर हम ए के बारे में बात करें, ए वाला, ठीक है, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के ऊपर ऐसे लोन पेयर आएंगे 6, ठीक है, यानी 3 लोन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे। और ये OH के ऊपर भी तो लोन पेयर आएंगे, सिंगल बॉन्ड OH। तो देखिए ये ऑक्सीजन जब ये वाला लोन पेयर यहाँ देगा तब यहाँ पे भी तो कुछ आएगा दिक्कत। तो ये ऐसा हो गया, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ये ऐसा बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O के ऊपर लोन पेयर आ जाएंगे और इसने लिया तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे अपना क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा OH। ओके, और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे और साथ ही साथ एक पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने दिया। ठीक है, ये हो गया अपना ए के बारे में। वहीं पे अगर हम बी का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O यहाँ पे लोन पे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे O के ऊपर ऐसा ऐसा और ऐसा रहेगा और साथ ही साथ इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज। तो देखिए हम इसके लोन पेयर को छेड़ेंगे नहीं, ये निगेटिव लोन पेयर को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। निगेटिव चार्जेस को हमने जैसे ही यहाँ पे डाला, ठीक है, तो ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे आएगा, देखिए इसका रेजोनेटिव, सॉरी लोन पेयर कह दिया मैंने, सॉरी निगेटिव चार्ज कह दिया, हाँ, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया तो हम ये वाला जो लोन पेयर था इसको हम यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। क्योंकि निगेटिव चार्ज क्या होता है, जब आप किसी का इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे जैसे देखो, हाँ, जैसे देखिए यहाँ पे आपने इसका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा ले लिया तो उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे, लेकिन उसने उसके पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिए तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अगर आपने उसी जो इलेक्ट्रॉन को लिया था उसको आपने वापस कर दिया तो आपके ऊपर से निगेटिव चार्ज हट जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा विदाउट एनी निगेटिव चार्जेस, और ऑक्सीजन के ऊपर जैसा रहेगा वैसे ही हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये आया था तो वैसे ही यहाँ पे ऐसे चल जाएगा, ठीक। तो देखिए अब इसमें आपको देखना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए तो जो बी वाला ऑप्शन है उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, क्यों, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन का उतना दिक्कत नहीं आ रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं, बी इज मोर स्टेबल एज वी आर नॉट गेटिंग एनी चार्ज डिस्प्लेसमेंट। कैसे, देखिए आपके पास CH3COH था, आपने उसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, हाँ यहाँ पे जब आपके पास पहला था CH, पहले फर्स्टली फर्स्टली CH3COOH था, ठीक है, और जब आपने बनाया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आपके पास क्या है, CH3COO निगेटिव, ओके, ये आया H, ठीक है। लेकिन अगर आप बी के बारे में बात करें तो बी के बारे में आपके पास पहले था CH3COO निगेटिव, लेकिन आपने जब उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तब भी आपके पास क्या है, CH3COO निगेटिव। तो देखिए दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम आ रहे हैं, तो दोनों जो आप जब रेजोनेंस हाइब्रिड निकालेंगे तो उन दोनों का ज्यादा एवरेज आएगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ए, ओके। तो इसलिए हमारा बी है जो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना था क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे ओके, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 खत्म हो गया। तो मैं हेडिंग डाल देता, क्वेश्चन नंबर 4 यानी टाइप 4 है हमारा, मैचिंग टाइप। ओके, तो मैचिंग टाइप है, तो इसमें कुछ कितने क्वेश्चन बाकी है अभी देख लेते हैं। ओके, तो इसमें 66 क्वेश्चंस है, तो हमारे पास अभी और 16 क्वेश्चंस बचे। तो ठीक है, मैं आज के लिए यहीं पे क्लास को वाइंड अप करता हूँ और हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर लेंगे पूरा, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे मेजर टाइप ही बचे थोड़े सा, और लॉन्ग आंसर भी 4-5 ही बचे। तो बस लॉन्ग में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी सब तो इजी इजी है। और और हमारे पास समय बचा रहेगा तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ नेमिंग कन्वेंशन है मेरे पास, और मैं आपको नोट्स भी शेयर करूंगा, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में।